सक्रियता श्रेणी धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में अरेंज या व्यवस्थित एक लड़ी है जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित किया गया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए हम देखते हैं कि धातु और अधातु आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि परमाणु के बाहरी शेल, जिसे वैलेंस शेल या संयोजकता कोश कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर या जिसे हम कहते हैं अष्टक पूर्ण होने के कारण नोबल गैसेस यानी आदर्श गैसें बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। इसलिए तत्वों की अभिक्रियाशीलता को तत्वों के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं। आइए अब मैं आदर्श गैसों, कुछ धातुओं और अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखते हैं। धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें ये आसानी से देकर धन आयन बना लेते हैं। जबकि अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अतः धातुओं पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, जबकि अधातुओं पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को अब हम देखते हैं। पहला गुणधर्म, इनकी भौतिक प्रकृति। धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस व थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने से टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा गुण है गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा गुण है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। चौथा गुण है विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों अर्थात आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है।
आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। अतः आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की, जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जैसे मरकरी यानी पारा और गोल्ड यानी कि सोना। इन धातुओं के ऑक्साइड्स को केवल गर्म करने से ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। सिनाबार मरकरी के अयस्क का नाम है। इसका रासायनिक सूत्र Hgs है। इसे वायु में गर्म करने से यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और फिर ज़्यादा गर्म करने पर यह मरकरी में अपचयित हो जाता है। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं ये हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। ये प्रकृति में सामान्य रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। सल्फाइड अयस्कों को ज़्यादा वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को भर्जन कहा जाता है। जबकि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का प्रयोग करके इन धातु ऑक्साइड्स को धातुओं में बदला जाता है। जैसे जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है।